मिट्टी की कहानी। मैं मिट्टी हूँ और मैं आप सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हूँ। मैं पौधों को पोषण और पानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं पेड़ों को सहायता प्रदान करती हूँ और मैं कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। इसलिए मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हूँ। मुझ में काफी पानी है और छोटे कीड़े भी हैं। ये पौधों और फसलों को बढ़ने में भी मदद करते हैं। अगर मैं अच्छी गुणवत्ता की हूँ तो आप अच्छे अनाज, सब्जियाँ, फल, मेवा आदि खा सकते हैं। मुझे बनने में हजारों साल लगते हैं और मेरी एक लंबी कहानी है। अपनी कहानी साझा करने के लिए मैं आपको झारखंड के एक गांव में ले जाऊंगी और आप सभी को बाबुल और बाबू से मिलवाऊंगी। हम इस वीडियो में मिट्टी के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। बाबुल बाबुल, इधर आओ। क्या चाहिए भाई? मैं इन मिट्टी के मुखौटों को बनाने में बाबा की मदद करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें छोटे कंकड़ हैं। क्या तुम इस मिट्टी से कंकड़ को अलग कर सकते हो? भाई, आप इसे एक छलनी से अलग क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि कंकड़ आसानी से अलग हो जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया विचार है। पता नहीं मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। अंदर से एक छलनी लाओ और कंकड़ को मिट्टी से अलग करो। मैं अभी आता हूँ। जब भी बाबा मिट्टी लाते हैं, वह नरम और अच्छी होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कंकड़ कैसे आए। लगता है मिट्टी अलग जगह से लाई गई है। जबकि बच्चे मुखौटे तैयार कर रहे हैं, क्या आप उन चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं जो आपको मिट्टी में मिलती हैं? बाबुल, ये मुखौटे तो बन गए हैं। चिकनी मिट्टी भी खत्म हो गई है। बाबा मुझसे कुछ दीपक बनाने के लिए भी कह रहे थे। हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी अब? आसपास कुछ चिकनी मिट्टी भी नहीं है। जाओ, बाबा से पूछ कर आओ। ठीक है भाई। भाई, बाबा कह रहे हैं कि हम रामनाथ चाचा के घर से मिट्टी ला सकते हैं। आओ, फिर चलें। अरे, परिमल भैया दिख रहे हैं। परिमल भैया, नमस्ते। भैया, ये मशीन किस लिए है? बाबुल और बाबू, आप लोग यहाँ? भैया, बाबा ने हमें चिकनी मिट्टी लाने के लिए भेजा है, लेकिन यह मशीन? ओह, ये एक ड्रिल मशीन है। इसका क्या उपयोग है? हमारा कुआं सूख गया है और हमें पानी की समस्या हो रही है। इसलिए पिताजी जमीन को खुदवा रहे हैं। इससे क्या होगा? एक हैंड पंप लगवाएंगे जिससे पानी मिल सके। ओह, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वे नीचे बैठे हैं। बहुत खोदने पर एक बड़ी चट्टान थी। आगे खोद नहीं पाए। सब कर्मी एक दूसरी मशीन लाएंगे जिससे चट्टान को तोड़ा जा सके। बड़ी चट्टान? मुझे लगा कि जमीन में केवल मिट्टी है। जब मैं अपने घर पर पौधे लगाने के लिए खुदाई करता हूँ तो मुझे कोई बड़ा पत्थर नहीं मिलता है। और छेद के पास कीचड़ के ढेर को देखो। इसकी रचना को देखो। यह भूरा है, लाल है और फिर
यह हल्का भूरा भी है। बहुत अच्छा अवलोकन है। क्या कोई बता सकता है कि मिट्टी कैसे बनती है? मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में सीखा होगा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि धूप, बारिश और नमी के कारण बड़ी चट्टान धीरे धीरे टूट टूट के छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब होने में हजारों साल लगते हैं। भाई, याद है जब हम मिट्टी को छलनी से साफ कर रहे थे, कंकड़ पत्थर मिले थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बड़ी चट्टानों के टूटने पर वे छोटे पत्थर और फिर धीरे धीरे और छोटे पत्थर और फिर मिट्टी बन जाती है। सूरज, हवा, जलवायु की क्रिया से यह सब होता है। इस प्रणाली को अपक्षय कहा जाता है। यूं तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर भी आपको कुछ कंकड़ और रेत वगैरह जरूर मिलेंगे। जिस ढेर को तुम यहाँ देख रहे हो वह मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। अच्छा, अभी मैं समझा। मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है। मैं तुम दोनों को मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में समझाता हूँ, यानी कि उसकी परतों की व्यवस्था के बारे में। भाई देखो, परिमल भैया क्या कह रहे हैं। मैं एक बोतल और एक गिलास में पानी लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। देखो, मुझे एक पारदर्शी बोतल मिली है और इसमें मैं मुट्ठी भर मिट्टी डाल रहा हूँ और एक गिलास पानी डाल रहा हूँ। अब तुम क्या देख रहे हो? देखो, मिट्टी के कंकड़ पत्थर नीचे बैठ रहे हैं। सही है। तो यह सिर्फ एक नमूना है। तुम इसे रात भर रखोगे तो और स्पष्ट दिखेगा। ओह, मैं यहाँ भी फर्क देख सकता हूँ। सबसे नीचे छोटे पत्थर हैं, फिर रेत है। बिल्कुल सही। फिर गाद है और अंत में नरम मिट्टी है। सबसे ऊपर आप सड़े गले जैव पदार्थ देख सकते हैं। इसे ह्यूमस कहा जाता है, जो पौधों का पोषण है। क्या धरती के नीचे भी मिट्टी इस तरह व्यवस्थित है? हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है। धरती में मिट्टी की अलग अलग परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मिट्टी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस होता है। मुझे पता है कि इस पर पौधे उगते हैं। नीचे की अगली परत को मध्य परत कहा जाता है। इसमें खनिज होते हैं। क्या इसके बाद चट्टानें हैं? इस परत में छोटे पत्थर होते हैं और आखिरी परत को आधार शैल या बेड रॉक कहा जाता है। मिट्टी की किस परत में पानी होता है? सबसे ऊपरी परत में पानी होता है। तल पर रेत और बजरी पानी की निकासी में मदद करते हैं ताकि जड़ें सड़ न जाएं। भैया, जैसा कि ह्यूमस में जैव पदार्थ है और ये पौधों के पोषण में मदद करता है, क्या हम भी मिट्टी में अच्छी चीजें डाल सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं जमीन को थोड़ा खोदकर उसमें सूखे पत्ते, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि डालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मिट्टी को मदद करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें केवल जैव पदार्थों को मिट्टी में डालना चाहिए, न कि प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम चीजों को। इससे मिट्टी खराब होगी। धन्यवाद भैया। कृपया हमें मिट्टी दें, हम घर चलेंगे।
जरूर। बच्चों, इस वीडियो में हमने मिट्टी के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखा और मिट्टी की परिच्छेदिका के बारे में भी सीखा। अगले वीडियो में हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। मिट्टी की कहानी भाग 2। नमस्ते बच्चों, अब आप सब जान गए होंगे कि मिट्टी यानी मृदा हमारे प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या आपको मिट्टी की विभिन्न परतों की जानकारी है? अच्छा बताइए कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सही बताया आपने, सबसे ऊपरी परत ह्यूमस होती है, जो सड़े गले जैव पदार्थों से बनी होती है। मेरे मन में एक सवाल है जिसका मुझे उत्तर नहीं मिल रहा। क्या मिट्टी सब जगह एक जैसी होती है या विभिन्न जगहों की मिट्टी जैसे नदी का किनारा, बगीचे की मिट्टी अलग प्रकार की होती है? चलिए आप और मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक गांव में चलते हैं, जहां 2 बच्चे इसी सवाल को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य है क. जानना कि मृदा के प्रकार क्या हैं, ख. मृदा के गुणों के बारे में समझना। ये नीलू और मीनू हैं। इन दोनों ने घर में अपना अपना एक पौधा लगाया था। नीलू का पौधा तो हरा भरा हो गया है, पर मीनू का पौधा न जाने क्यों हरा भरा नहीं हुआ है। वे दोनों इसी के बारे में सोच रही हैं। अरे नीलू, देख ना, मेरा पौधा तो कैसे सूखा जा रहा है। मैंने तो इसमें सही मात्रा में पानी डाला, धूप में भी रखा और यहाँ पर्याप्त हवा भी है, पर फिर भी ये हरा भरा नहीं हुआ। हाँ मीनू, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरे पौधे को भी मैंने पानी, सूर्य की ऊर्जा, हवा, खाद दी और तुमने भी। ऐसा क्या अलग हुआ होगा तेरे और मेरे पौधे में? चल एक बार पानी डालकर देखते हैं कि क्या होता है। मीनू और नीलू पहले नीलू के पौधे में पानी डालती हैं और फिर मीनू के। देख मीनू, पानी धीरे धीरे मिट्टी में जा रहा है और फिर थोड़ा पानी यहीं ऊपर रुक गया है। वह थोड़ी देर में मिट्टी में मिल जाएगा। चल अब तेरे पौधे में पानी डालते हैं। अरे यह देख मीनू, तेरे पौधे की मिट्टी ने एक साथ इतनी तेजी से सारा पानी सोख लिया। नीलू, तुझे याद है तुमने अपने पौधे की मिट्टी रामू काका के बगीचे से ली थी और मैंने वहाँ जो रेतीली मिट्टी पड़ी थी उसका उपयोग किया था। हाँ मीनू, चल हम एक प्रयोग करते हैं। हम अपनी यह पहेली सुलझाने के लिए 3 जगहों से मिट्टी इकट्ठी करते हैं। फिर हम उसमें पानी डालकर देखेंगे कि क्या होता है। मीनू और नीलू घर से 3 बर्तन लेती हैं। फिर वे दोनों रामू काका के बगीचे की मिट्टी उठाती हैं, थोड़ी रेतीली मिट्टी उठाती हैं और कुछ मिट्टी वे रास्ते में शंकर काका के खेत से लेती हैं। फिर घर लौटकर वे अलग अलग मिट्टी के नमूनों को अलग अलग बर्तन में रख देती हैं। चल मीनू, अब हम इन तीनों में बराबर पानी डालते हैं। वे दोनों तीनों नमूनों में पानी डालती हैं, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलू, मुझे लगता है कि हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक विचार है मीनू, हम मोटे कागज की कीप यानी फनल बनाते हैं। मैंने 6ठी कक्षा में विज्ञान की कक्षा में कीप बनाना सीखा था।
फिर हम कीप से मिट्टी को एक प्लास्टिक की टूटी बोतल में डालते हैं। उसके नीचे एक प्लेट रख के हम उसमें पानी डालकर देखेंगे। ऐसे हमें यह पता चल सकेगा कि कौन सा मिट्टी का नमूना कितना पानी सोख रहा है। चल मैं देखती हूँ। मैं प्लास्टिक की 3 बोतलें लाती हूँ। कल हिमा ने अलग की थी। और मैं कीप बनाती हूँ। चल अब सब तैयार है। अब हम पहले रेतीली मिट्टी का नमूना डालते हैं और फिर बगीचे वाली और फिर शंकर काका के खेत की। मीनू तीनों कीपों से मिट्टी डालती है और नीलू फिर एक एक करके पानी डालती है। वे दोनों थोड़ा इंतजार करती हैं। ये देख नीलू, रेतीली मिट्टी से कितना सारा पानी बह गया। मैंने देखा था कि रेतीली मिट्टी में रेत और कंकड़ का अनुपात बहुत ज्यादा था, पर शंकर काका के खेत की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का अनुपात दूसरे कणों से ज्यादा था। हाँ, तू सही सोच रही है मीनू। मैंने भी यह देखा था और बगीचे की मिट्टी में मैंने देखा कि बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग एक समान था। नीलू, ये देख, शंकर काका के खेत से ली हुई मिट्टी ने पानी बहुत कम सोखा है और बगीचे की मिट्टी में से थोड़ा पानी बह गया और थोड़ा पानी रह गया है। हाँ मीनू, सही कह रही हो। क्या इसका मतलब है कि जो पौधे रेतीली मिट्टी में उगते हैं उन्हें कम पानी की आवश्यकता है और जो पौधे बगीचे की मिट्टी में उगते होंगे उन्हें उपयुक्त पानी की आवश्यकता होती है? अच्छा, शंकर काका के खेत में ज्यादातर चावल उगता है और बाबा ने बताया था कि चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उस प्रकार की चिकनी मिट्टी में से पानी कम मात्रा में निकलता होगा, जैसे हमने अभी अपने प्रयोग में देखा। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ कम पौधे उगते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि रेतीली मिट्टी में से पानी कितनी जल्दी निकल जाता है, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। और ये बगीचे वाली मिट्टी पर्याप्त पानी सोखती है और बाकी पानी पौधे की जड़ों में चला जाता है। मीनू, तुमने भी तो रेतीली मिट्टी का प्रयोग किया था अपना पौधा उगाने के लिए। हाँ नीलू। अच्छा, क्योंकि रेतीली मिट्टी में से ज्यादातर पानी बह जाता है, इसलिए तुम्हारा पौधा हरा भरा नहीं हुआ है। और मेरे पौधे में बगीचे वाली मिट्टी थी जो सही मात्रा में पानी सोखती है, इसलिए मेरा पौधा हरा भरा हो गया। यानी कि मिट्टी के कणों के आकार के अनुसार मृदा को विभाजित कर सकते हैं। मेरी अध्यापिका ने हमें बताया था कि कपास, सब्जियों को उपयुक्त पानी चाहिए होता है और चावल और गन्ने को उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हाँ, तो उसके अनुसार और हमारे प्रयोग के नतीजे से मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। मिट्टी के कणों के अनुसार मिट्टी को रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी और चिकनी और बलुई मिट्टी में विभाजित किया जा सकता है। अरे मीनू, तू तो बिल्कुल एक अध्यापिका जैसे समझ रही है, बस एक चश्मे की कमी है। मीनू, तुझे क्या लगता है कि शंभू काका जो मिट्टी के घड़े और सुराही बनाते हैं, वे किस मिट्टी का उपयोग करते होंगे? चल नीलू, उनसे पूछते हैं। देखा दोस्तों, नीलू और मीनू ने कितना अच्छा प्रयोग किया और मेरे सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला। मिट्टी या मृदा का हम 3 रूप से वर्गीकरण कर सकते हैं। क, बलुई मिट्टी, जिसमें रेत या बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है। ख, मृणमय मिट्टी, जिसमें कीचड़ का अनुपात ज्यादा होता है और छोटे कण अधिक होते हैं। ग, दुमटी मिट्टी,
जिसमें बड़े और छोटे कणों का अनुपात एक समान होता है। अब मैं भी नीलू जैसे सोच रही हूँ कि घड़े और सुराही कौन सी मिट्टी से बनते हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ। मिट्टी की कहानी भाग 3। पिछले वीडियो में आपने मिट्टी के प्रकार और मिट्टी के गुणों के बारे में जाना। मिट्टी जीवन का स्रोत है। मिट्टी के बिना ना पेड़ पौधे उग सकते हैं, ना ही किसान खेती कर सकता है। हमने ये भी सीखा कि मिट्टी में खनिज, पत्थर, कीड़े इत्यादि होते हैं। इस वीडियो में मिट्टी के कुछ और पहलुओं को जानेंगे। मैं आपको केरल के वायनाड ले चलती हूँ। यहाँ बिजू अपनी बहन शीना के साथ मिट्टी में खेल रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य मिट्टी में नमी और अलग प्रकार के मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण या अब्जॉर्प्शन के बारे में जानना है। मिट्टी में खेलने का मजा ही अलग है। और देखो, मैं थोड़ी रेत भी लाई हूँ। चलो इस रेत से घर बनाएंगे और ये चिकनी मिट्टी से गुड्डा गुड़िया बनाएंगे। बीजू, यहाँ देखो, रेत से बना घर बार बार टूट रहा है। इस रेत में ज्यादा गीलापन नहीं है, थोड़ा पानी और डालो। देखते हैं कि ऐसा करने से यह रेत का घर मजबूत बनता है या नहीं। चलो मैं थोड़ा सा पानी डालकर देखता हूँ, क्योंकि अगर ये चिकनी मिट्टी की तरह गीला हो गया तो ये रेत का घर खराब हो जाएगा। देखो बीजू, कितना अच्छा घर बन गया। बच्चों जल्दी आओ और खाना खाओ। तुम दोनों को शाम को बाहर भी जाना है। चलो बीजू, माँ बुला रही है। वाह, तुमने चिकनी मिट्टी से कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाथ कितने चिपचिपे हो गए। चलो साबुन से धो लेते हैं। इस खिलौने को मैं सूखने के लिए तुम्हारे रेत के घर के साथ रख देता हूँ। शीना, तुम्हारा रेत का घर फिर से टूट गया। और ये क्या? इस रेत में नमी ही नहीं है। लगता है इसीलिए ये घर टूट गया। तुम्हारा खिलौना तो नहीं टूटा बीजू, मगर देखो, यह खिलौना भी सूख सा रहा है। लगता है नमी खत्म हो रही है। तुम सही कह रही हो। ये दोनों धूप में थे। रेत का घर तो पूरा टूट गया और मेरा खिलौना अभी भी सूख रहा है। तुमने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारा आंगन गीला हो जाता है और कुछ घंटों के बाद सब सूख जाता है। क्या इसका मतलब है कि मिट्टी में नमी होती है? क्या ये नमी धूप या गर्मी की वजह से सूख जाती है? हाँ, मिट्टी में नमी होती है। बच्चों आ जाओ, थोड़ी देर आराम करो। आपको शाम में पुष्प प्रदर्शनी में जाना है। चलो, माँ बुला रही है। जब तक बच्चे आराम करेंगे, हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। 2 कांच के गिलास लें। इन दोनों में थोड़ी मिट्टी डालें। एक गिलास को एक जगह पर रखें। दूसरा गिलास लें और इसे थोड़ी देर के लिए उबालें। आपने क्या देखा? बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ। पुष्प प्रदर्शनी सिर्फ 8 बजे तक ही खुली है। आ रहे हैं अच्छा। बीजू जल्दी करो। अच्छा, आज हम मिट्टी से खेल रहे थे। हमने रेत का घर और चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाए, लेकिन हमने देखा कि हमारा रेत का घर टूट गया और चिकनी मिट्टी का खिलौना भी सूख गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? मिट्टी में पानी होता है, इसकी वजह से मिट्टी में नमी होती है। जैसे हमें पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मिट्टी को भी पानी की जरूरत होती है। पेड़ पौधे जो उगते हैं। हाँ, मिट्टी में पानी होने की वजह से पेड़ पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं।
पानी के कारण पेड़ हरे भरे होते हैं और सब्जी, फल और फूल भी तो उगते हैं, है ना अच्छा? हाँ, पानी के माध्यम से पौधों को घुलतिया यानी डिसॉल्व पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम इत्यादि उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं। फिर जड़ों से पौधों को पोषण मिलता है। लो, हम पुष्प प्रदर्शनी में आ गए। यहाँ आपको अलग अलग फूल, पौधे, बीज, पौधों के अलग अलग उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट्स जैसे मुरब्बा, अचार इत्यादि भी मिलेंगे। वाह, कितने सारे फूल हैं। और देखो, यहाँ कितने सारे अलग अलग पेड़ हैं। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। बीजू, यह देखो, यह सभी फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ कुछ लिखा है शीना। यहाँ लिखा है कि यह फूल अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाए गए हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम कॉस्मोस फूल है और पता है मैं रेत में उगता हूँ। ये फूल तो बात कर रहा है। पता है, जिस रेतीली मिट्टी में मैं खिलता हूँ उसमें जल निर्माण क्षमता पर्याप्त नहीं है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में बहुत सारी हवा मौजूद होती है। मेरे लिए अच्छी तरह से बढ़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करके देखो कितनी खूबसूरती से बढ़ा हूँ। इसलिए तो मुझे पुष्प प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। क्या तुम मुझे घर ले जाना चाहोगे बच्चों? इस फूल की मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम है। ये फूल कितना सुंदर है और इसे तो पानी भी ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। बच्चों, आप दोनों मुझे देखो। मैं वसंत की शुरुआत से लेकर मध्य गर्मियों तक खिलता हूँ। मैं सफेद से गुलाबी, लाल और पीले रंगों में खिलता हूँ। पता है, मैं मृण्मय मिट्टी यानी क्ले में खिलता हूँ। बच्चों, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। बच्चों, इस गीली मिट्टी से आप खिलौने भी बना सकते हो। ये मिट्टी हर जगह मौजूद है। मुझे आप लोग घर ले चलो। ये मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है। कितना अच्छा है, लेकिन इसकी मिट्टी की जल धारण क्षमता काफी अधिक है, तो इस फूल को ज्यादा पानी चाहिए। क्या करें बीजू, इसे घर ले जाएं? बच्चों, मैं सबसे अच्छा हूँ। जिस मिट्टी में मैं खिलता हूँ उसे दुमटी मिट्टी यानी लोमी कहते हैं। इस मिट्टी में रेत, मिट्टी और गाद तीनों होती है। इसमें पर्याप्त ह्यूमस भी होता है। इसकी जल धारण क्षमता अच्छी है, ना कम ना ज्यादा। इस मिट्टी में पर्याप्त हवा मिलती है। ये खेती के लिए अनुकूल है। इस मिट्टी की वजह से पौधों की जड़ों को पानी, हवा और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। मैं भी हर जगह खिलता हूँ। मुझे घर ले चलो। बाप रे बाप, इन फूलों के बीच काफी झगड़ा हो रहा है। बीजू, क्या करें? अच्छन कहाँ है? पहले उनसे पूछ तो लें। बच्चों, आप दोनों किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। अच्छा, आप बताइए, इन तीनों में से कौन सा फूल आपको अच्छा लगा? हम उसी फूल को घर ले जाएंगे। मुझे तो तीनों के तीनों अच्छे लगे। इन तीनों को घर ले चलते हैं। क्या यहाँ झगड़ा कम था? फिर हम तीनों वहाँ भी लड़ेंगे। हाय। बच्चों, इस वीडियो में आपने पौधों में नमी के बारे में और अलग-अलग मिट्टी की जल धारण क्षमता के बारे में सीखा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आप मिट्टी और फसलों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। मिट्टी की कहानी भाग 4। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं एक रेल यात्रा पर गई थी। मैंने उत्तरी भारत के कई राज्य देखे, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जितनी अलग इन प्रदेशों की बोलियां हैं, उतनी ही अलग यहाँ की मिट्टी है। पंजाब में हरे भरे लहलहाते हुए खेत,
हरियाणा में कपास की फसल और उत्तर प्रदेश में धान की फसल। हर क्षेत्र की अलग फसल। कितनी अचरज भरी बात है ना? हर प्रदेश में अलग-अलग फसल क्यों उगाई जाती है? क्या इसका संबंध वहां की मिट्टी से है? आइए इस वीडियो के पात्र नीलू और मीनू के साथ चलते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अलग-अलग तरह की फसलें उगती हैं। ख. जल, वायु, वर्षा से मिट्टी की संरचना प्रभावित होती है। मीनू अपनी दादी माँ के गांव से कल लौट कर आई थी। वो अपनी सबसे प्रिय सहेली नीलू से मिलने उसके घर आई है। कैसी हो मीनू? कब आई तुम अपनी दीदी के गांव से? मैं कल लौट कर आई नीलू। सुना था कि वहां बाढ़ आई थी। हाँ नीलू, पर कुछ नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा वर्षा के कारण नदी का स्तर बढ़ गया था। पर पता है नीलू, नदी के तेज बहाव की वजह से आसपास की सारी मिट्टी बह गई। दादी बता रही थीं कि नदी के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। हाँ, सच में मीनू, नदी के किनारे कितनी हरी सब्जियां उगती हैं। नदी किनारे की मिट्टी कितनी गीली और चिपचिपी होती है, पर हमारे आसपास की मिट्टी रेतीली लगती है। पर इसकी वजह क्या है? मिट्टी पर बदलते मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कम वर्षा होने से मिट्टी सूख सी जाती है ना? दादी ने कहा था कि नदी के पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी पानी के साथ बहकर नदी के किनारे इकट्ठी हो जाती है। मीनू, मुझे एक विचार आया है। चल इस प्रश्न को लेकर एक प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग नीलू? चल हम मिट्टी का एक छोटा पहाड़ बनाते हैं। फिर उस पर तेज धार से पानी डालेंगे। हमने पढ़ा था कि नदियां पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ बहती हैं। मीनू और नीलू बाहर जाकर मिट्टी का एक छोटा पहाड़ सा बनाती हैं। चल मीनू, अब हम इस पहाड़ के ऊपर से ये पानी डालते हैं। देख नीलू, यह पानी ऊपर से सारी मिट्टी अपने साथ बहा ले जा रहा है। चल थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं। देख मीनू, अब वो जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आई थी, वो यहाँ नीचे पानी के पास जमा हो गई है। अरे हाँ, ऐसे ही नदी के पानी के तेज बहाव के कारण नदी के पानी के साथ आई हुई मिट्टी नदी के किनारे पर इकट्ठी हो जाती है और नदी किनारे सारे क्षेत्रों से गुजरती है। तो नदी का पानी अपने साथ हर जगह की कुछ मिट्टी अपने साथ लेकर आता होगा। देखा, इसीलिए एक नदी के किनारे की मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है। चल नीलू, माँ ने फल लाने को कहा था, बाजार चलते हैं। देख मीनू, इधर की मिट्टी कितनी लाल है। हाँ नीलू, पता है दादी के गांव में मिट्टी काले रंग की थी। ऐसा क्यों होता है कि कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की भूरी और कहीं की काली? पास ही एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, जिसने उनकी बातें सुनी। बच्चों, मिट्टी में कई खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे लौह आदि, और इन पदार्थों की वजह से मिट्टी का रंग अलग होता है। हमारे गांव की मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वह लाल रंग की है। अच्छा काका,
हमने मिट्टी के अलग प्रकार के बारे में तो पढ़ा था, पर खनिज पदार्थों का उसके रंग पर असर होता है, यह नहीं पता था। दादी बता रही थी कि उनके गांव की मिट्टी काली इसलिए है क्योंकि वहां की मिट्टी में बहुत वर्षों पहले की ज्वालामुखी के लावा और चट्टानों की राख मिली हुई है और इसके कारण वह मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है। ये तो बहुत अनोखी बात है। मुझे तो और जानने की इच्छा हो रही है मीनू। चल फल लेते हैं, फिर पुस्तकालय से किताब लेकर विस्तार से पढ़ते हैं। दोनों सहेलियां बाजार से फल खरीदती हैं और फिर पास के पुस्तकालय जाकर किताब ढूंढती हैं। यह देख नीलू, मिल गई। इस किताब का नाम है मिट्टी हमारी धरोहर। देख, यहाँ लिखा है कि भारत के कई क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटूर, महाराष्ट्र की मिट्टी काली होती है क्योंकि वहाँ ज्वालामुखी की राख मिली हुई है। इस प्रकार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस तरह की मिट्टी में अनानास, कपास और नींबू उगता है। काका ने बताया था कि खनिज पदार्थों की वजह से मिट्टी का लाल रंग होता है और ज्वालामुखी की राख की वजह से काला होता है। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न तरह की मिट्टी अलग अलग तरह की फसलों के लिए उपयुक्त है। अच्छा, तभी जब मैं रेलगाड़ी से सफर कर रही थी तो मैंने देखा था कि जगह जगह भिन्न भिन्न तरह की फसलें लगी हुई थीं। कहीं गेहूं उग रहा था तो कहीं कपास। तो इसका मतलब है कि अलग तरह की फसलों के लिए अलग तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। चल मीनू, घर जाकर एक सूची बनाते हैं कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। फिर कल टीचर जी को दिखाएंगे। दोनों सहेलियां घर पहुंचकर एक सूची बनाती हैं। दोस्तों, आप भी एक सूची बनाइए। देख नीलू, यह जो फल मैंने खरीदे हैं वे सारे अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं। हाँ, मैं ठंडे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में उगता हूँ। मुझे बलुई और मृणमय मिट्टी की आवश्यकता होती है। और बच्चों, मैं ऐसे क्षेत्र में उगता हूँ जहाँ सूर्य का प्रकाश और नमी दोनों हो, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। मुझे मृणमय मिट्टी और बलुई के मिश्रण की आवश्यकता होती है। मीनू, तो क्या बाढ़ का आना या ज्वालामुखी का फटना, इन सब बातों का असर मिट्टी के उपजाऊपन पर होता है? कल जब टीचर जी को ये सूची दिखाएंगे तो उनसे इस सवाल का जवाब भी अवश्य पूछेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि अलग तरह की मिट्टी जैसे मृणमय और दोमटी मिट्टी, लाल और काली मिट्टी गेहूं और चने की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न फसलों के लिए सही प्रकार की मिट्टी का होना आवश्यक है। अब मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मिट्टी के विभिन्न प्रकार के अनुसार किसान उसमें फसल उगाते हैं। तो बच्चों, अब हम जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।